लंदन की 14 दिसंबर की ठंडी रात में ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 870 ने अभी अभी उड़ान भरी थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 8 मिनट बाद कॉकपिट में अचानक मास्टर वार्निंग का तेज अलार्म बजना शुरू हो जाता है और उसी के साथ स्क्रीनें एक एक करके बंद होने लगती हैं। रेडियो खामोश है, बाहर काली रात और अंदर पायलट लगभग बिना सही उपकरणों के जहाज संभाल रहे हैं। मेडे कॉल ATC तक नहीं पहुंच रहा, ट्रांसपॉन्डर बंद है और विमान रडार से पूरी तरह गायब हो चुका है, जिसका मतलब है कि हवा में मौजूद किसी दूसरे विमान से टक्कर का खतरा भी बढ़ चुका है। हर सेकंड हालात और बिगड़ रहे हैं। 76 यात्रियों की जान अब पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि पायलट अगले कुछ मिनटों में क्या फैसला लेते हैं। यह है ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 870 की असली कहानी। 2005 की ठंडी अक्टूबर की शाम लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर 76 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 870 में सवार हो रहे थे, जिसका गंतव्य था हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इस उड़ान में कुछ लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे, जबकि कुछ अपने घर लौट रहे थे। यह यात्रा लगभग 2.5 घंटे की होने वाली थी, जिसमें विमान को लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। आज विमान को 53 साल के एक हाईली एक्सपीरियंस्ड कैप्टन उड़ा रहे थे, जिनके पास कुल 12,000 घंटे का फ्लाइंग अनुभव था, जिनमें से 4,000 घंटे सिर्फ एयरबस A320 सीरीज पर थे। उनके साथ 29 साल की एक फर्स्ट ऑफिसर थीं, जिनके पास लगभग 2,000 उड़ान घंटे थे, यानी वो अनुभव में कैप्टन के मुकाबले काफी नई थीं। अनुभव चाहे जितना भी हो, हर उड़ान में कोई न कोई नया खतरा हो सकता है, इसलिए पायलट बनने की ट्रेनिंग में लगभग हर इमरजेंसी सिखाई जाती है, जैसे टेक ऑफ के दौरान इंजन फेलियर, कैबिन या कॉकपिट में स्मोक, ऑक्सीजन की कमी या एयरक्राफ्ट में आग लगना। इसके अलावा हर 6 महीने में पायलट्स सिम्युलेटर में इन इमरजेंसीज को दोबारा प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए जिसके बारे में किसी मैनुअल में नहीं लिखा और जिसकी तैयारी पायलटों ने कभी नहीं की और जिसकी कल्पना एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी ने भी कभी नहीं की, तो उस वक्त कॉकपिट में बैठे पायलट क्या करेंगे? ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 870 के पायलट उस रात बिल्कुल नहीं जानते थे कि टेक ऑफ के सिर्फ कुछ मिनट बाद उन्हें ऐसी ही एक इमरजेंसी मिलने वाली है जिसे उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और आने वाले कुछ मिनटों में उनके फैसले ही 78 लोगों की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करने वाले थे। लगभग रात के 8 बजे ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 870 ने हीथ्रो एयरपोर्ट से गेट छोड़ दिया। विमान में यात्री और क्रू मिलाकर कुल 82 लोग थे। इस एयरबस A319 में लगभग 13 मीट्रिक टन ईंधन भरा हुआ था, जो इस यात्रा के लिए पर्याप्त था। जैसे ही इंजन स्पूल अप हुए, विमान टैक्सीवे पर आगे बढ़ने लगा। हीथ्रो का टैक्सी सिस्टम जटिल माना जाता है, मानो विमान किसी बड़ी भूल भुलैया से गुजर रहा हो। यह उड़ान बुडापेस्ट जा रही थी और आज विमान को कैप्टन खुद उड़ाने वाले थे, लेकिन सामने एक चुनौती थी। बुडापेस्ट का खराब मौसम रिपोर्ट के अनुसार वहां घना कोहरा था। बादल सिर्फ 200 फीट की ऊंचाई पर थे। विजिबिलिटी मात्र 500 मीटर थी और रात में बारिश की संभावना भी बताई गई थी। लेकिन इस समय पायलटों को उस मौसम की चिंता करने का वक्त नहीं था, क्योंकि अभी उनकी प्राथमिकता थी लंदन की व्यस्त एयर स्पेस में टेक ऑफ करना और सुरक्षित तरीके से क्रूज अल्टीट्यूड तक पहुंचना। करीब 8:20 पर विमान रनवे तक पहुंच गया और कुछ ही सेकंड में विमान जमीन से ऊपर उठ चुका था। थोड़ी देर बाद कैप्टन ने ऑटो पायलट ऑन कर दिया, क्योंकि लंदन का एयर स्पेस बहुत व्यस्त होता है और ऑटोमेशन इसमें ज्यादा सटीक नियंत्रण देता है। अब तक सब कुछ सामान्य था, एक बिल्कुल रूटीन उड़ान की तरह। लेकिन कॉकपिट में बैठे दोनों पायलटों को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यही ऑटोमेशन उनकी सबसे बड़ी समस्या बनने वाला था। फ्लाइट 870 का निर्धारित रास्ता यूके के पूर्वी तट पर स्थित क्लैक्टन शहर के ऊपर से होकर जाना था। वहां से विमान नॉर्थ सी के ऊपर उड़ता हुआ नीदरलैंड्स में प्रवेश करता और फिर यूरोप के अंदर गहराई तक जाता हुआ करीब रात 10:30 बजे बुडापेस्ट पहुंचने वाला था। उड़ान के शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य थे। मौसम की रिपोर्ट भले ही खराब थी, लेकिन लंदन के ऊपर आसमान साफ था। खिड़की के पास बैठे यात्री नीचे जगमगाती शहर की लाइट्स और दूर तक फैली लंदन की स्काईलाइन देखकर खुश थे। विमान धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को 23,000 फीट तक चढ़ने की अनुमति दे दी थी।
थी और जल्द ही उसे अंतिम क्रूजिंग ऊंचाई की क्लियरेंस मिलने की उम्मीद थी। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 8 मिनट बाद सब कुछ अचानक बदल गया। कॉकपिट में अचानक एक तेज क्लंक जैसी आवाज आई और अगले ही सेकंड विमान की लगभग सारी लाइट्स बंद हो गईं। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 870 अचानक गहरे अंधेरे में डूब चुका था। कुछ सेकंड तक दोनों पायलट समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। फर्स्ट ऑफिसर का पहला सवाल था, क्या इंजनों ने काम करना बंद कर दिया? लेकिन इंजन सामान्य आवाज में चल रहे थे और विमान अभी भी चढ़ाई कर रहा था, यानी समस्या इंजन से नहीं थी। कैप्टन ने तुरंत नियंत्रण अपने हाथ में लिया। बिजली जाते ही ऑटो पायलट बंद हो चुका था, इसलिए उन्होंने साइड स्टिक और थ्रस्ट लीवर पकड़कर विमान को मैन्युअली उड़ाना शुरू किया। उन्होंने ऐसी स्थिति की ट्रेनिंग पहले सिम्युलेटर में की थी, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि अब उनके पास विमान की सबसे जरूरी जानकारी ही नहीं थी। न स्पीड दिख रही थी, न ऊंचाई और न ही दिशा। नेविगेशन डिस्प्ले पूरी तरह बंद था, जिसका मतलब था कि उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे अब कहां हैं और आसपास कोई दूसरा विमान है या नहीं। ऐसी स्थिति में पायलटों के पास एक आखिरी विकल्प होता है, छोटे स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स जो असली इमरजेंसी में भी काम करते हैं और बेसिक जानकारी देते हैं। लेकिन यहाँ समस्या और भी गंभीर थी, क्योंकि एयरबस कंपनी के दावे के बावजूद उन स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स की बैकअप लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब कॉकपिट इतना अंधेरा था कि पायलट इंस्ट्रूमेंट्स को देख भी नहीं पा रहे थे। विमान हवा में था, इंजन चल रहे थे, लेकिन विमान को उड़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज जानकारी पूरी तरह गायब थी। ये एक ऐसा पल था जिसे किसी भी पायलट ने न मैनुअल में देखा था, न ट्रेनिंग में। अब यह सिर्फ अनुभव, शांत दिमाग और सही फैसलों की लड़ाई थी। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। आधुनिक सिस्टम्स वाला एयरबस A319 अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना बिना उपकरण वाला विमान हो। पूरी कॉकपिट अंधेरे में थी और कैप्टन के सामने बस काली रात थी। बाहर न तारे थे, न चांद, चारों तरफ सिर्फ खाली आसमान। बिना किसी डिस्प्ले या इंडिकेटर के विमान उड़ाना किसी भी पायलट के लिए डरावना होता है, लेकिन कप्तान अपने अनुभव पर भरोसा करके विमान को सीधा रखने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में उन्होंने गलत बटन दबा दिया। जब दोबारा कोशिश की तो पता चला रेडियो भी डेड है। अब विमान सिर्फ अंधेरे में नहीं था, वो पूरी दुनिया से कट चुका था। नीचे कंट्रोलर बार बार कॉल कर रहे थे, क्योंकि कुछ मिनट पहले तक यह विमान रडार पर था, लेकिन अब अचानक पूरी तरह गायब, जैसे वह आसमान में कहीं खो गया हो। उधर कॉकपिट में शोर बढ़ रहा था। इंजन की आवाज, हवा की गूंज और सिस्टम फैन की लगातार धड़कन जैसी ध्वनि। बिजली न होने की वजह से नॉइज कैंसलिंग हेडसेट भी बंद थे, इसलिए अब पायलटों को एक दूसरे से बात करने के लिए चिल्लाना पड़ रहा था। अब उनके सामने सिर्फ 2 सवाल थे। पहला, इस हालत में विमान को उड़ता कैसे रखा जाए, और दूसरा, आखिर यह सब हुआ कैसे और इसे ठीक कैसे किया जाए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उन्हें अभी तक यह भी नहीं पता था कि समस्या है क्या। कॉकपिट में सब कुछ ही सेकंड में बदल गया था। जो केबिन कुछ पल पहले बिल्कुल शांत और सामान्य था, अब अंधेरा था। सिर्फ हल्की पीली इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं, और वो भी तब जलती है जब स्थिति सच में खराब हो। यात्री एक दूसरे को देखने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। लोग सोच रहे थे शायद एक छोटा सा तकनीकी इश्यू होगा, लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीत रहे थे, एक डर साफ महसूस होने लगा। ये कोई सामान्य खराबी नहीं थी। क्रू ने भी पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इंटरफोन बंद था। अब वो भी नहीं जानते थे कि कॉकपिट में क्या हो रहा है। उधर कॉकपिट में कैप्टन एक और बड़ी समस्या में थे। ATC ने उन्हें 23,000 फीट तक चढ़ने का आदेश दिया था, और सिस्टम फेल होने के वक्त विमान सिर्फ 19,000 फीट पर था, यानी उन्हें अभी भी 4,000 फीट ऊपर जाना था, वरना आसमान में उड़ रहे दूसरे विमानों से टकराने का खतरा था। बंद स्क्रीन के बीच कप्तान ने सिर्फ स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा किया। छोटी सुइयां हल्की रोशनी में कांप रही थी, लेकिन वो ही अब विमान की असली आंखें थीं। फर्स्ट ऑफिसर ने इमरजेंसी चेकलिस्ट पढ़नी शुरू की। वो हर लाइन बोलती, कप्तान उसे कंफर्म करते, और फिर वो स्विच ढूंढकर एक्शन लेती। अंधेरे में एक एक बटन पहचानना जैसे टाइम बम को छूने जैसा लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि यहाँ एक गलत बटन और 82 लोग सिर्फ कुछ सेकंड में खत्म हो सकते थे। उस समय कॉकपिट में सिर्फ 2 चीजें थीं, डर और उम्मीद कि अगला फैसला सही हो। फर्स्ट ऑफिसर को कॉकपिट के हर स्विच की जगह याद थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि कॉकपिट लगभग अंधेरे में था। सिर्फ थोड़ी सी इमरजेंसी रोशनी में उन्हें सही बटन ढूंढना था।
फिर भी पैनिक करने के बजाय उन्होंने चेकलिस्ट फॉलो करना जारी रखा। वो हर लाइन जोर से पढ़ती, कैप्टन कंफर्म करते और फिर वो एक एक स्टेप पूरा करती। कभी कभी वो एक लाइन 2 बार पढ़ती, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी सीधे हादसा बन सकती थी। चेकलिस्ट में एक बड़ा स्टेप था इंजन्स को मैनुअल मोड में सेट करना। एयरबस में आमतौर पर सब कुछ ऑटो थ्रस्ट से चलता है, लेकिन अब वो सिस्टम बंद था और कैप्टन को थ्रस्ट हाथ से कंट्रोल करना था। ये पहली बार था जब पूरा विमान सिर्फ इंसानी अनुभव और फैसलों पर उड़ रहा था। उधर जमीन पर एटीसी ने पास की एक और फ्लाइट से कहा कि वो फ्लाइट 870 से संपर्क करे, बट जवाब अब भी नहीं मिला। कॉकपिट और कंट्रोल रूम दोनों जगह चिंता बढ़ रही थी। अब चेकलिस्ट ही उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या थी। असली सॉल्यूशन, वो स्टेप जिससे पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोबारा चालू हो सकता था, वो लिस्ट के बिल्कुल आखिर में था। मतलब जब तक फर्स्ट ऑफिसर सारी चीजें स्क्रॉल करके अंत तक न पहुंचे, उससे पहले वह क्रूशियल स्टेप मिल ही नहीं सकता था। ये डिजाइन किसी भूल की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रैप जैसा था। अगर वही स्टेप शुरुआत में होता तो शायद कुछ सेकंड में सिस्टम रीस्टार्ट हो सकता था। लेकिन अब कप्तान बिना स्क्रीन, बिना इंडिकेटर्स, सिर्फ खिड़की के बाहर दिख रही होराइजन लाइन देखकर विमान उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और ये महसूस होना कि 36,000 फीट की ऊंचाई पर विमान अब टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी हाथों पर चल रहा है, यही सबसे डरावना पल था। इस चेकलिस्ट की खराब डिजाइन पहले भी कई फ्लाइट क्रू को मुश्किलें दे चुकी थी, लेकिन उस वक्त फ्लाइट 870 के कॉकपिट में सोचने का समय नहीं था। तनाव बढ़ रहा था और हर सेकंड की कीमत थी। आखिरकार फर्स्ट ऑफिसर चेकलिस्ट के आखिरी हिस्से तक पहुंची और उन्होंने अल्टरनेट पावर बटन दबाया। एक हल्की बीप हुई और फिर धीरे धीरे स्क्रीनें वापस ऑन होने लगी। लाइट्स लौटी, सिस्टम रिब्यूट हुआ और जो कॉकपिट कुछ सेकंड पहले एक अंधेरा कमरा था, वो फिर से एक आधुनिक एयरबस जैसा दिखने लगा। ये एक बड़ी राहत थी, लेकिन उसी के साथ एक नया डर भी उभर रहा था। बिजली गई क्यों थी? क्या ये दोबारा हो सकता है? और अगर दोबारा हुआ तो क्या सिस्टम वापस आएगा भी या नहीं? कैप्टन ने तुरंत प्राइमरी डिस्प्ले चेक किया। विमान 23,000 फीट पर था। उन्होंने उसे स्थिर किया और ऑटो पायलट दोबारा ऑन कर दिया। ऑटो थ्रस्ट अब भी बंद था, इसलिए थ्रस्ट हाथ से कंट्रोल करना पड़ रहा था, लेकिन ऑटो पायलट वापस आने से कम थोड़ी राहत मिली। फिर कैप्टन ने रेडियो पर कॉल दी। पैन 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 पैन, ब्रिटिश एयरवेज एट 70। ये मेडे नहीं था, लेकिन साफ संकेत था कि हालात गंभीर हैं। एटीसी ने जवाब दिया और वो भी राहत में थे, क्योंकि कुछ मिनट पहले तक ये विमान रडार से गायब था। लेकिन कॉकपिट में अब भी एक सवाल हवा में था। अब क्या? क्योंकि सिस्टम वापस आ गया था, लेकिन असली वजह अभी भी एक रहस्य थी। कैप्टन ने शांत आवाज में कहा, हम ऐसे खुले के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें नजदीकी एयरपोर्ट की ओर मुड़ना होगा, क्योंकि अगर ये खराबी दोबारा हुई तो शायद इस बार दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कैप्टन ने आखिरकार रेडियो पर एटीसी को बताया कि उन्हें विमान को वापस जमीन की तरफ ले जाना है। कंट्रोलर ने तुरंत जवाब दिया और उन्हें 290 डिग्री हेडिंग दी, ताकि विमान लंदन की तरफ घूम सके और क्रू को फैसला लेने के लिए थोड़ा समय मिल सके। फिर कैप्टन ने एक और रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि विमान को कुछ देर होल्डिंग पैटर्न में उड़ाया जाए। एटीसी ने मंजूरी दी और उन्हें ब्राजो वे पॉइंट दिया। पायलटों ने सिस्टम में ये पैटर्न सेट किया और विमान को उसी ओर मोड़ दिया। अब तक क्रू बेहद शांत और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही थी। उन्होंने सिस्टम वापस चालू किए, विमान को स्थिर रखा और किसी को घबराने नहीं दिया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। जैसे ही विमान 23,000 फीट पर होल्ड में गया, कैप्टन ने सिस्टम्स चेक करने शुरू किए और तभी पता चला कि भले ही स्क्रीनें और कुछ सिस्टम वापस आ गए हों, पर एक बेहद जरूरी यूनिट अब भी फेल थी। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर यूनिट, जो डीसी पावर सप्लाई करता है। कैप्टन नहीं चाहते थे कि विमान फिर पूरी तरह अंधेरे में चला जाए, इसलिए उन्होंने सावधानी के तौर पर एपीयू चालू कर दिया। यह पीछे लगा छोटा इंजन होता है जो जरूरत पड़ने पर अलग से बिजली देता है, और इस समय यह उनका बैकअप था। लेकिन खराबी यही नहीं रुकी। धीरे धीरे और सिस्टम फेल होने लगे। कैप्टन की विंडो हीटिंग बंद थी, केबिन टेम्परेचर कंट्रोल काम नहीं कर रहा था, कुछ एवियोनिक्स, गैले और टॉयलेट वेंटिलेशन भी बंद हो चुके थे। अब साफ था, ये वही भरोसेमंद एयरबस A319 नहीं था जो लंदन से पूरी ताकत के साथ उड़ान भरकर निकला था। विमान अभी भी आसमान में उड़ रहा था। इंजन ठीक चल रहे थे, लेकिन अंदर सिस्टम एक एक करके कमजोर हो रहे थे। बाहर शांत अंधेरा था, सितारे साफ दिख रहे थे, लेकिन कॉकपिट के अंदर हर सेकंड तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि अब सवाल उड़ान का नहीं था। सवाल ये था, क्या यह विमान सुरक्षित लैंड कर पाएगा या सिस्टम हवा में ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे?
कॉकपिट में कप्तान ने सबसे पहले सिस्टम वाली स्क्रीन खोली ताकि वो समझ सकें कि आखिर बिजली गई क्यों थी। पहली नजर में सब ठीक लग रहा था, लेकिन एक हिस्सा एम्बर रंग में हाईलाइट हो रहा था। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर यूनिट 1 या TRU1। अब TRU को बहुत आसान तरीके से समझो। जैसे घर में आने वाली बिजली सीधे मोबाइल या लैपटॉप में नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर वाली होती है। फोन को कम बिजली चाहिए, लैपटॉप को उससे ज्यादा। इसलिए घर में अडेप्टर, स्टेबलाइजर और कन्वर्टर होते हैं जो बिजली को सही लेवल पर बदलकर डिवाइस तक भेजते हैं। एयरबस में TRU भी यही काम करता है, यानी इंजन से आने वाली बिजली को सही फॉर्म में बदलकर बाकी सिस्टम्स को भेजना। इसलिए जब कप्तान ने TRU1 की वार्निंग देखी, उन्हें लगा शायद यही खराब है और कॉकपिट इसलिए अंधेरा हुआ। लेकिन असली वजह ये नहीं थी। असली खराबी जनरेटर 1 का फेल होना था। अब जनरेटर को ऐसे समझो, अगर TRU घर का स्टेबलाइजर है तो जनरेटर पूरी बिल्डिंग की मेन बिजली है और वही बंद हो गया था। मतलब TRU ने बिजली नहीं रोकी, बल्कि TRU को बिजली देने वाला सिस्टम ही बंद हो चुका था। जैसे घर में मेन बिजली चली जाए तो टीवी, वाईफाई, AC सब बंद हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खराब हैं। असली दिक्कत पावर सप्लाई में होती है। कप्तान ने तुरंत विमान कंपनी की देखभाल टीम से रेडियो पर संपर्क किया और उन्हें पूरी स्थिति समझाई। रोशनी कैसे गई, कब वापस आई और कौन से तंत्र अभी भी भरोसे लायक नहीं है। उधर केबिन में बैठे यात्रियों को कोई अंदाजा नहीं था कि असल में क्या हुआ है। उनके लिए यह बस कुछ सेकंड का झपका था, जैसे बिजली एक पल के लिए गई हो और फिर लौटी हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि थोड़ी देर पहले कॉकपिट लगभग पूरी तरह अंधेरे में था। न स्क्रीन, न जानकारी दिखाने वाले यंत्र। कप्तान ने यात्रियों से शांत और स्थिर आवाज में घोषणा की, एक तकनीकी समस्या आई थी, लेकिन स्थिति अब हमारे नियंत्रण में है। हम अभी हवा में चक्कर लगा रहे हैं और अगला कदम सोच समझकर तय कर रहे हैं। उनकी आवाज में घबराहट नहीं थी, लेकिन कॉकपिट के माहौल में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि समस्या क्या थी, बल्कि यह था क्या समस्या यहीं रुक जाएगी या अभी और तंत्र बंद होने वाले हैं। और यहीं से इस उड़ान की असली परीक्षा शुरू होती है। ज्यादातर यात्रियों को लगा कि अब सब ठीक है, इसलिए फ्लाइट को बुडापेस्ट तक जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर विमान वापस लंदन लौटता तो उन्हें वहीं रुकना पड़ता, शायद अगले दिन तक। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कॉकपिट में हालात उतने आसान नहीं थे। वहां अब एक नई समस्या शुरू हो चुकी थी, गलतफहमी और टूटती हुई बातचीत। कप्तान और ब्रिटिश एयरवेज के इंजीनियरों के बीच रेडियो सिग्नल कमजोर थे। उसी चैनल पर कई और विमान बात कर रहे थे और कप्तान की कई जरूरी बातें बीच में ही गायब हो जा रही थीं। इसलिए इंजीनियर ये नहीं सुन पाए कि बिजली जाते वक्त कितनी स्क्रीन बंद हुई थीं, कौन सी चेतावनी बत्तियां जल रही थीं और पावर वापस लाने के लिए पायलटों को ACS फीड दबाना पड़ा था। ये जानकारी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसी से पता चलता कि समस्या सिर्फ TRU तक सीमित है या जनरेटर तक पहुंच चुकी है। और अगर जनरेटर एक बार फेल हो चुका था तो उसके दोबारा फेल होने का खतरा अब सिर्फ संभावना नहीं, एक बहुत असली रिस्क था। लेकिन अधूरी बातचीत ने सब गलत दिशा में मोड़ दिया। इंजीनियर ने गलत समझ लिया कि सिर्फ TRU की समस्या है और उसने कप्तान को कहा, विमान इस हालत में उड़ सकता है। और यही वो पल था जहां एक गलत जानकारी उड़ते हुए विमान का फैसला बदल रही थी। अब सवाल ये था, क्या ये फैसला सही था? क्या ये विमान बुडापेस्ट तक सुरक्षित पहुंच सकता था या उसे तुरंत वापस लौटना चाहिए था? और यहीं से कहानी धीरे धीरे और गंभीर होने वाली थी। अब विमान लंदन के उत्तर पूर्व में होल्डिंग पैटर्न में घूम रहा था। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन कॉकपिट के अंदर माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। बिजली वापस आ चुकी थी, लेकिन कुछ सिस्टम अभी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। पायलट्स ने तुरंत मैनुअल्स और ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंटेशन खोलना शुरू किया ताकि ये समझा जा सके कि किन सिस्टम्स के बिना विमान उड़ सकता है और किन के बिना नहीं। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया। कॉकपिट की विंडशील्ड और साइड विंडो हीटिंग फेल थी। ये सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं थी, क्योंकि कॉकपिट का सामने वाला शीशा सिर्फ कांच नहीं होता, उसी से पायलट बादल, आसमान और आखिर में रनवे देखते हैं। विंडशील्ड हीटिंग सिस्टम का काम होता है शीशे पर बर्फ और धुंध जमने से रोकना। लेकिन इस फ्लाइट में ये सिस्टम बंद था और ऊंचाई पर तापमान कभी कभी -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में शीशा जम सकता है, धुंधला हो सकता है, और अगर ऐसा लैंडिंग के समय हुआ तो पायलट रनवे देख ही नहीं पाएंगे। नियम साफ कहते हैं, अगर विंडशील्ड
विंडशील्ड हीटिंग खराब है और मौसम खराब है तो उड़ान जारी रखना हमेशा रिस्क माना जाता है। लेकिन ये समस्या यहीं खत्म नहीं होती थी। जब उड़ान शुरू हुई थी उसी समय मौसम रिपोर्ट बता रही थी कि बुडापेस्ट का मौसम खराब है। वहाँ घना कोहरा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी और स्थिति ऐसी थी कि शायद ऑटो लैंड करना पड़े। लेकिन ऑटो लैंड तभी हो सकता है जब ऑटो थ्रस्ट सिस्टम सही हो, और यहाँ ऑटो थ्रस्ट पहले ही फेल हो चुका था। इसका मतलब साफ था, अगर बुडापेस्ट का मौसम खराब ही रहा तो वहाँ लैंडिंग मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन हो सकती थी। अब कॉकपिट में सवाल सिर्फ सिस्टम की खराबी नहीं था, ये समय, मौसम, ईंधन और खतरे के बीच तोल मोल का पल था। क्या 2.5 घंटे की रात वाली उड़ान जारी रखनी चाहिए जब विमान पहले ही कई फेलियर्स झेल चुका है, या वापस हीथ्रो लौट जाना चाहिए जहां साफ मौसम, बड़ा रनवे और पूरी इंजीनियरिंग सपोर्ट मौजूद है? लेकिन इस फैसले पर एक और परत थी, प्रेशर। इंजीनियर ने कहा था एयरक्राफ्ट सुरक्षित है, वो बुडापेस्ट तक उड़ सकता है। अब कप्तान के सामने असली डिलेमा था, क्या वो इस सलाह पर भरोसा करें और आगे बढ़ें, या अपना फैसला लें और वापस लौट जाए? यह अब सिर्फ एक फ्लाइट का फैसला नहीं था, ये कप्तान के अनुभव, जिम्मेदारी और डर के बीच लिया जाने वाला सबसे कठिन फैसला था। अगर विमान वापस हीथ्रो लौटता तो एयरलाइन को बड़ा आर्थिक नुकसान होता, ईंधन बर्बाद होता, यात्रियों की दोबारा बुकिंग करनी पड़ती और पूरा ऑपरेशन फिर से प्लान करना पड़ता। कुल मिलाकर ये नुकसान दसियों हजार पाउंड तक पहुंच सकता था और मामला यहीं खत्म नहीं होता। कुछ महीने पहले ही यूरोप में नया नियम लागू हुआ था, एयर पैसेंजर राइट्स रेगुलेशन। इस नियम के मुताबिक अगर कोई फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो एयरलाइन को हर यात्री को मुआवजा देना पड़ता। यानी अगर फ्लाइट वापस लौटती तो ये फैसला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि कंपनी के लिए बेहद महंगा कदम बन जाता। लेकिन पायलटों के लिए सवाल पैसे का नहीं था, सुरक्षा का था, क्योंकि अगर उड़ान के दौरान सिस्टम फिर से फेल हुआ और इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया तो उसका नतीजा पैसों से कहीं ज्यादा भारी हो सकता था। करीब 40 मिनट तक कॉकपिट में चर्चा चलती रही जबकि फ्लाइट 870 शांत आसमान में 23,000 फीट पर चक्कर लगाता रहा। मेंटेनेंस टीम की सलाह स्पष्ट थी, उड़ान बुडापेस्ट तक जारी रखी जा सकती है, और चूंकि ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर फेल होने के बाद कोई नई खराबी नहीं दिख रही थी, कप्तान ने आखिरकार फैसला लिया, फ्लाइट जारी रहेगी। एटीसी को सूचना दी गई, यात्रियों को अपडेट मिला और विमान ने पूर्व की ओर रुख कर लिया। सब सामान्य लग रहा था और ईंधन बचाने के लिए एपीयू भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट आगे बढ़ रही थी, लेकिन असली खतरा अभी भी वही था, क्योंकि खराबी ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर में नहीं थी, वो जनरेटर 1 में थी और वो अभी तो काम कर रहा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो कब फिर से बंद हो जाएगा। अब फ्लाइट 870 बुडापेस्ट की ओर उड़ रहा था, लेकिन उसके साथ एक ऐसा जोखिम भी जा रहा था जो अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया था। पायलट लगातार इंस्ट्रूमेंट्स और बुडापेस्ट के मौसम पर नजर रख रहे थे। शुरुआत भले तनाव भरी थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस फर्क इतना था, फ्लाइट लगभग 40 मिनट लेट थी, जो उन्होंने यूके के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में गंवाए थे। कप्तान ने कंट्रोल फिर से खुद ले लिया था और इंजन की पावर मैन्युअली सेट की हुई थी। इतना मॉडर्न जेट हाथ से उड़ाना थोड़ा असामान्य था, लेकिन उस समय ये खतरनाक नहीं माना जा रहा था। अगर सब सही रहा तो यह घटना सिर्फ एक छोटी तकनीकी देरी की तरह खत्म हो सकती थी। ज्यादातर यात्री तो पहली वाली समस्या भूल चुके थे, कुछ सो रहे थे, कुछ फिल्में देख रहे थे और केबिन में माहौल बिल्कुल शांत था। लेकिन रात 10:30 बजे जैसे ही विमान उतरने के लिए नीचे आया, एक नई और गंभीर समस्या सामने आई। ऊंचाई पर बाहर का तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस था और विमान की बाहरी सतह बर्फ से ढकी हुई थी। जैसे ही विमान नीचे आया और गर्म नमी वाली हवा विंडशील्ड से टकराई, कप्तान की विंडशील्ड पूरी तरह सफेद जम गई। अब कप्तान के सामने दृश्यता शून्य थी। रात 10:30 बजे फ्लाइट 870 रनवे की ओर अंतिम अप्रोच पर था। लैंडिंग गियर नीचे था, स्पीड सेट थी और विमान बादलों को चीरते हुए नीचे आ रहा था। लेकिन जैसे ही विमान बादलों से बाहर निकला, स्थिति साफ हो गई। फर्स्ट ऑफिसर अपने विंडो से रनवे साफ देख पा रही थी, लेकिन कप्तान कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उनके सामने बस जमी हुई बर्फ थी, रनवे नहीं। इस स्थिति में कप्तान के लिए लैंडिंग करना नामुमकिन था, इसीलिए उन्होंने तुरंत कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर को सौंप दिया। अब पूरा विमान सिर्फ एक पायलट के फैसलों पर निर्भर था। विमान नीचे आ रहा था, तनाव बढ़ रहा था और आगे क्या होगा कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। कप्तान कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए अब पूरी उड़ान सिर्फ फर्स्ट
ऑफिसर के हाथों में थी। वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के भरोसे लैंडिंग कर रही थी। बाहर रात थी, धुंध थी और थ्रस्ट भी उन्हें हाथ से कंट्रोल करना था, यानी हालात बिल्कुल सामान्य नहीं थे। विमान धीरे धीरे रनवे के करीब आया और रात 10:55 पर फ्लाइट 870 सुरक्षित उतर गया। कप्तान कुछ नहीं देख पा रहे थे, इसलिए रनवे से गेट तक विमान भी फर्स्ट ऑफिसर ने ही चलाया। यात्री इसे सिर्फ एक लेट फ्लाइट समझकर उतर रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि बस एक और बार पावर चली जाती तो नतीजा अलग हो सकता था। बाद में पता चला पिछले 10 सालों में ऐसी 5 घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं। यानी यह कोई एक बार की खराबी नहीं थी, ये एक पैटर्न था। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, पहली बार पावर गई क्यों थी और अगली बार किस विमान में जाएगी? जांच पूरी होने के बाद सबसे हैरान करने वाली बात यही थी कि टीम असली वजह पता ही नहीं कर पाई। इसका मतलब साफ था, ये खराबी कभी भी कहीं भी किसी भी ऐसे विमान में दोबारा आ सकती थी। लेकिन डरने के बजाय कंपनी ने बदलाव किए। कॉकपिट में एक नया सुरक्षित बिजली प्रणाली लगाई गई, एक अलग स्क्रीन दी गई जो अपनी खुद की बिजली पर चलती है, और सिस्टम को ऐसा बनाया गया कि बिजली जाते ही विमान अपने आप दूसरी सप्लाई पर चल जाए, बिना इंसान के किसी बटन दबाए। ये घटना हादसा नहीं बनी, लेकिन इसी ने आने वाले हादसों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। फ्लाइट 870 सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, वह एक चेतावनी और सीख बन गई। अगर ये हादसा आपको हिला गया तो अगली उड़ान उससे भी खतरनाक है। वो उड़ान जहां सिर्फ कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। पूरी सच्चाई जानने के लिए यहाँ क्लिक करें और मैं ठीक 1 सेकंड बाद वहीं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।